हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा लो, चाहे जेई मेन की बात करो, नीट हो या जेई एडवांस्ड हो या अदर आप एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स का मोस्ट ऑफ द डाउट क्या है, जो कॉमन डाउट है कि सर टॉपिक तो समझ में आ गया बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जैसे यही क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3, तो अब कुछ स्टूडेंट से बना लेंगे, लेकिन बहुत सारे होंगे सोचेंगे इसको अप्रोच कैसे लिया जाए। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन बनेगा SN1 पर और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा एरोमेटिसिटी पे, अगर जितना जैसे ही ये दो चीज़ मैं बता दिया, अब इसमें भी होंगे बहुत सारे जो बोलेंगे हाँ सर अब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको होगा कि नहीं अब भी कैसे किया जाए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, ताकि अल्टीमेटली तो एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले वन मोर थिंग, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग साइड बाय साइड NCERT पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग कहे सर NCERT भी पढ़ना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो एक साइड NCERT का चैप्टर्स चलते रहेगा और एक साइड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहेगा, दोनों ही होते रहेगा। सो चलिए अब इस लेक्चर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने ये क्वेश्चन है एंड ये सारे क्वेश्चन आपको MS चौहान से लिया गया है एंड वंस अगेन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। सो चलो पहला क्वेश्चन आप देख लो। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया कि SN1 और एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट फिर भी आप इसको स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि SN1 का ये वन ऑफ द फेवरेट एंड हॉट टॉपिक में से आता है। क्वेश्चन क्या रखा है कि ये 3 कंपाउंड दे रखा है, और भी मैं 3-4 और भी ले सकता हूँ, बट फिलहाल 3 से ही हम लोग समझते हैं। और बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन AgNO3 के साथ क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि Ag का रोल क्या है। NO3 को छोड़ दो, आप AgNO3 में Ag+ को समझो। किसी भी कंपाउंड में अगर हैलोजन लगा होता है और आप Ag+ पास में दे दिए, तो वो क्या करता है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है और यहाँ से क्लोरीन को यानी हैलोजन को अपने तरफ ले लेता है, जिस कारण से R पर एक कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इसे कहा जाता है ये हैलोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3। तो इतना हमें समझ में आ गया कि जैसे हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ एक कार्बोकैटायन बनेगा, तो आप कार्बोकैटायन बनाओ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक कार्बोकैटायन बना। फिर सेकंड वाला के साथ क्या होगा, एक ये कार्बोकैटायन बना। थर्ड वाला के साथ क्या होगा, आपको ये कार्बोकैटायन बना। अब जैसे ही कार्बोकैटायन बन रहा है, ये क्या हो गया SN1। और आप तो बोलेंगे सर मुझे तो मालूम है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, अब इसको हम लोग कैसे स्टेबल बताएं। सीधी सी बात है, एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है पाई बॉन्ड है, बगल में कार्बोकैटायन है, पाई बॉन्ड है, बगल में कार्बोकैटायन है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंजुगेशन का मतलब क्या है। जब कभी भी पाई बॉन्ड के बगल में एक और पाई बॉन्ड होता है तो हम लोग इस तरह से कंजुगेशन दिखाते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है पाई बॉन्ड के बगल में अगर कार्बोकैटायन है तो भी कंजुगेशन दिखा सकते हैं। तीसरा तरीका है पाई बॉन्ड के बगल में माइनस दे रखा है कार्बोनायन, तब भी हम लोग कंजुगेशन दिखा सकते हैं। पाई बॉन्ड के बगल में एक हेटेरो एटम दे रखा है, अगर सेफ और ऑक्सीजन ले लो आप और इस पर लोन पेयर, तब भी हम कंजुगेशन दिखा सकते हैं। यानी ये 4 तरीका कॉमन में आपको बता दिया। तो अब बस वही काम करना, यहाँ पर भी हम लोग को इस तरह से देख रहे कंजुगेशन है, यहाँ पर भी ये कंजुगेशन है, डबल सिंगल कार्बोकैटायन, डबल सिंगल कार्बोकैटायन, बट यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है। अब इसी में देखना है कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। अब बस अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे 4n+2 बराबर कितना, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 तो 4n का वैल्यू 2 से 2 गया तो 4n का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू 0, n इंटीजर, तो ये क्या हो गया आपको एरोमेटिक हो गया। वही इसकी बात करूँ मैं तो 4n+2 बराबर कितना 4, तो 4n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो n का वैल्यू हो गया 1/2, जो कि इंटीजर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। बट यहाँ तो कोई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का केस है नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये एरोमेटिक हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, बट इसके साथ तो कुछ है नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। सिंस ये कार्बोकैटायन इज 1 इज मोर स्टेबल, इसलिए कह सकते हैं इसका रिएक्शन फास्ट होगा, तो इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा, SN1 और एरोमेटिसिटी। अब आप कहोगे सर एरोमेटिसिटी को और समझना है, तो देखो मैं पहले ही एरोमेटिसिटी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे देंगे, आप देख लेना। ठीक है, डिटेल में कई सारे क्वेश्चन उसमें मैं कराया हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, अब फिर से रिवाइज करो क्या कॉन्सेप्ट लगा। पहले SN1 का रिएक्शन हो गया ये, और दूसरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग
एरोमेटिसिटी को यूज किया। अब सेम काम यहाँ पे करना है, फिर से वही चीज़ है। यहाँ आपको डायरेक्ट कह रखा था कि AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, और यहाँ आपको लिख के रखा है कि लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 बोल दिया है, यहाँ कहा नहीं था। तो इससे आपको अभी अगले बार ध्यान रखना होगा, जब कभी भी AgNO3 आएगा तो हम इस तरह से SN1 कराएंगे। ठीक है, अब इसकी ही बात करते हैं। इसको मैं मिटा दूँ? ठीक है। सो अब इस पर आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब आप इतना समझ चुके हो, वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, चेक करना है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को। अगर मैं यहीं पर हटा दूं, ठीक है, चाहो चलो मैं यही बना के दिखाता हूं। देखो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, सिमिलरली आप यहाँ पे बना के दिखाओ, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, अगेन कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और इसमें तो कुछ कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अब हमें फिर वही चीज़ देखना है, SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन बना। अब हमें चेक करना अगेन एरोमेटिक का, ये हम लोग जस्ट देख कर आए, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी होगा ये। इसकी बात किया जाए तो फिर से आप चेक करोगे 4n+2 बराबर कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6, 6 हो गया, जस्ट लाइक बेंजीन। ठीक है, 4n बराबर 4, तो n का वैल्यू 1, तो ये हो गया इंटीजर, तो ये हो गया आपको एरोमेटिक। एरोमेटिक का वन ऑफ द क्राइटेरिया क्या है, कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए साइक्लिक में। तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ कार्बोकैटायन है, बट यहाँ पर sp3 कार्बन हो गया, तो कंजुगेशन टूट गया, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो ऐसे भी एरोमेटिक नहीं कहलाया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो एरोमेटिक इन नेचर है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव ये होगा। और हमें लीस्ट रिएक्टिव, अच्छा लीस्ट रिएक्टिव की बात हो रही है, तो अगर मोस्ट रिएक्टिव पूछता तो आपका आंसर 2 हो जाता। किस केस में, अगर मोस्ट रिएक्टिव की बात करता। लेकिन लीस्ट रिएक्टिव की बात हो रही है, तो देखो यहाँ तो एरोमेटिसिटी तो चला ही गया, तो हम एक तरह से कह सकते हैं नॉन एरोमेटिक। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। सबसे कम स्टेबल एंटी होता है, तो हमें दिख रहा है एंटी यही है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव आपका हो जाएगा 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हम लोग कैसे अप्रोच लिए। ठीक है, अब चलो आगे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसको मैं मिटा दूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके ये है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया। आपको बताना है इन चारों में से ये क्या है। अगेन एलाइल हैलाइड है कि अल्काइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है, हेलो अल्केन है कि हेलो एरिन्स है। हेलो एरिन्स है, क्योंकि ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है सभी, और उसी से हैलोजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपको एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें बताना है, अब हम इन चारों को सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड एक बेस ले रहे हैं, या ये बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, तो हम लोग ये न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो अगर हमें इसका रिएक्शन कराना हो NaOH के साथ, तो क्या होगा, OH माइनस आएगा, इस तरह से अटैक करेगा, ये बॉन्ड को क्लीव करेगा, जिसके कारण से OH बॉन्ड फॉर्म करेगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सेम फैशन में हमें यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन कराना है, तो किस केस में मोस्ट रिएक्टिव होगा, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D, विच विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच वन विल बी द लिस्ट रिएक्टिव। आप ऑप्शन में बताएं, तब तक मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, चलो अब बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहां जो कॉन्सेप्ट लगेगा एडिशन एलिमिनेशन। सबसे पहली बात, हेलो एरिन्स जो होता है, ये जो फेनाइल रिंग होता है, इस पर अगर आप नॉर्मली बात करो हैलोजन की, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँ OH माइनस से अटैक करके सब्सटीट्यूशन कराने की, तो ये नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोन टू सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, जब मैं NCERT चैप्टर वाइज कराऊंगा तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया, से फॉर अभी भी X है, बट मैं इसके ऑर्थो पे ग्रुप लगा दिया, और एक केस में पैरा पे ग्रुप लगा दिया। चाहे मैं एक ही लगाऊं, चाहे ऑर्थो पे या पैरा पे, या फिर मैं 2 भी लगा सकता हूं, ऑर्थो या पैरा। अब क्या पॉसिबिलिटी, अब क्या रिएक्शन होगा, हाँ अब रिएक्शन होगा, और अब इस X के जगह OH आ जाएगा। यानी अगर अब मैं इसका सब्सटीट्यूशन कराने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ OH आएगा, और यहाँ NO2 जाएगा, और यहाँ NO2 जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म जाता है एडिशन एलिमिनेशन। यानी अगर आप इस पर अटैक कराएंगे, इसका मैकेनिज्म मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, X है, NO2 है और NO2 है, तो मैं OH माइनस आके अटैक किया। ओके, अब ये बॉन्ड टूट, अगर इस बॉन्ड को तो तोड़ना ही पड़ेगा पहली बार में, ये बॉन्ड उठ के इधर आया,
जिसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर X रहने दो, यहाँ पे NO2 रहने दो, सॉरी OET रहने दो, आप यहाँ पर NO2 रहने दो और यहाँ पे माइनस, बाद बाकी एज इट इज़ छोड़ दो और यहाँ पर NO2 छोड़ दो। तो हमें दिख रहा है ये माइनस स्टेबलाइज हो रहा है। फर्दर मैं अगर इसको कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाऊँ तो अगली बार माइनस यहाँ आएगा, जिसको अगर आप प्रॉपर्ली लिखोगे तो कुछ इस तरह से आपको NO2 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर NO2 एज इट इज़ छोड़ दो, यहाँ पर X रहने दो, यहाँ OET रहने दो। तो हमें दिख रहा है ये जो अटैक करने के कारण एक बार कार्बोनाइन यहाँ आ रहा है इस ऑर्थो वाला NO2 पे, एक बार इस पैरा वाला NO2 पे, इस कारण से स्टेबल हो पा रहा है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? जब कुछ नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करा पा रहा, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके ऑर्थो और पैरा पे NO2 दे रहे हैं तो इसके कारण क्या हो रहा है, वो कार्बोनाइन वो NO2 उसको स्टेबलाइज कर रहा है। दो तरीके से कर सकता है, एक तो अपने माइनस आई इफेक्ट के कारण करेगा ही, और दूसरा माइनस आर, यानी ये फर्दर अपने तरफ डीलोकलाइज करा सकता है। यहाँ पर कार्बन पे माइनस है तो इस तरह से ये रेजोनेंस के थ्रू इसको फर्दर डीलोकलाइज करके इसको स्टेबल बना सकता है। तो यही रीज़न है जब कभी भी हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो मोस्ट रिएक्टिव कहलाएगा। तो अब आपको देखना है कि किस केस के ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ है। तो देखो यहाँ ब्रोमीन के मेटा पे लगा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन के और मेटा पे लगा है और दूसरा पैरा पे लगा है, यहाँ ब्रोमीन के दोनों ही मेटा पे लगा है, और यहाँ पर फ्लोरीन के एक ऑर्थो पे लगा, एक पैरा पे लगा। तो हमें दिख नहीं रहा है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव आपका डी हो जाएगा। अब लीस्ट रिएक्टिव की बात करना है तो आपको देखना है पैरा पे तो इसको लगा हुआ है तो यानी इसका बात ही नहीं हुआ, ये रिएक्टिव कहलाएगा। अब हमें लिस्ट देखना है, सीधी सी बात है, यहाँ पर भी मेटा है, यहाँ पर भी मेटा है, बट यहाँ 2 NO2 लगा हुआ है और यहाँ सिर्फ एक ही NO2 लगा, तो ये लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आप इसी की बात करो तो एक जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दो, अब आपको बताना होगा कि किस केस में मोस्ट रिएक्टिव होगा या लिस्ट रिएक्टिव होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, आप इसी को समझो। अगली बार जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वहाँ इसको और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।